हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज के क्लास में इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में जानेंगे, किस के कारण होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये जो होता है, ये विषाणु बोले या वायरस बोले, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। सबसे पहले ये एक नंबर का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होता है वो किससे होता है, ये विषाणु से होने वाला बीमारी है। ठीक, और ये संसार के सभी देशों में पाया जाता है, मतलब सारे देशों में ये देखने को ये बीमारी मिलता है। रोग साधारणतः फ्लू के नाम से जाना जाता है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे इसमें कौन सा भी अब इसमें कौन सा विषाणु होता है उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो मिक्सोवायरस नामक विषाणु इसमें होता है, इसी कारण ये बीमारी होता है। तो ये दूसरा इसमें से एक नंबर का कॉन्सेप्ट बनता है कि ये कौन सा वायरस से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, मिक्सोवायरस से होता है, मिक्सोवायरस से होता है। तो इसको कम से कम सभी को ये हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। ऑब्वियस है कि अगर ये विषाणु है, कोई छींक भी देगा कि जिस इंसान को हुआ रहेगा, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में छींक देता है, उस दूसरे व्यक्ति के भी शरीर में ये विषाणु ये इंटर कर जाएगा और उसमें भी ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के विषाणु देखा जाता है, इन्फ्लुएंजा ए और सी देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा ए और सी देखने को मिलता है। विषाणु तेजी से फेफड़े में, ये कहाँ पर इसका वृद्धि होता है, तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो विषाणु होता है ये सबसे ज़्यादा जो इसकी जनसंख्या में वृद्धि होता है वो फेफड़ा में होता है। ठीक, और एक संक्रमित आदमी जो होता है, जो जिसको ये बीमारी हो चुका है, वो 1 से 4 दिनों के अंदर रोग के लक्षण दर्शाने लगते हैं, उसमें पता चलने लगता है कि इसके अंदर ये रोग आ चुका है, और 3 से 4 दिनों तक पीड़ित रहते हैं, और 3 से 4 दिनों तक इसको झेलते रहते हैं। अब इस केस में क्या क्या लक्षण दिखने लगता है, कैसे हम लोग को पता चलने लगता है कि ये बीमारी हो चुका है। इसका लक्षण ये है कि सबसे पहले तो ये होगा कि बुखार आएगा। अब बुखार भी कम नहीं, 101 और 104 फ़ारेनहाइट बुखार देखने को मिलेगा। शरीर में कंपन होगा, छींक आएगा, सिर दर्द करेगा, कमजोरी लगेगा, नाक से भारी मात्रा में पानी निकलते रहेगा, पूरे शरीर दर्द करते रहेगा। तो ये सब इसका लक्षण होता है इन्फ्लुएंजा का। अगर नियंत्रण चाहते हैं इस पर, तो नियंत्रण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस रोग को नियंत्रण में लाने का कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है। इसको नियंत्रित करने का कोई अभी तक दवा पर उपलब्ध नहीं है, मतलब प्रभावी मतलब बेसिकली उसी के लिए कोई दवा बना हो, ऐसा कोई दवा नहीं है। फिर भी एस्पिरिन, सोना प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत इससे मिल जाता है। तो ये दवा कुछ नाम दिया हुआ है, अगर इसको लेते हैं तो कुछ मात्रा में हम लोग को राहत देखने को मिलता है। रोकथाम के लिए बताया जा रहा है बच्चे को ठंडा से बचाना चाहिए, जो बच्चा है उसको ठंडा से बचाए। इसके कारण भी होता है रोगी को किसी स्वस्थ व्यक्ति या बच्चे से अलग रखे। अगर किसी को बीमारी हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखे। केवल एक ही तरह के इन्फ्लुएंजा टीका सभी प्रकार के इन्फ्लुएंजा से हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। अब देखो, कभी भी अगर इन्फ्लुएंजा के लिए कोई टीका लेते हैं, कोई वैक्सीन लेते हैं, तो एक ही प्रकार का अगर ले लिए तो सारे रोगों के काम वो नहीं आएगा। एक विशेष प्रकार का इन्फ्लुएंजा टीका उसी प्रकार के रोग से हमारी रक्षा करती है। इन्हें ये दो कारण है। यह रोग विभिन्न प्रकार के वायरस स्ट्रेन से होता है। अब इसमें देखिए इतना प्रकार के विभिन्न प्रकार के वायरस स्ट्रेन देखने को मिलता है, उसका अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है। अतः इन सभी से हमारी सुरक्षा करने के लिए एक ही विशेष टीका तैयार करना संभव नहीं है। अब इसमें यही एक प्रॉब्लम आ चुका है कि हम लोग अगर चाहेंगे कि इन्फ्लुएंजा का कोई टीका बना दे, तो कोई अगर एक के लिए टीका बनाते हैं तो हो सकता है दूसरा स्ट्रेन वाला वायरस होगा तो वो काम नहीं करेगा। इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये सभी वायरस स्ट्रेन शीघ्र ही उत्परिवर्तन द्वारा बदल जाते हैं, मतलब तुरंत बदल के एक नया स्ट्रेन निर्माण कर देते हैं वायरस का। तो ये निर्माण करने के कारण इसका टीका बनाने से कोई फायदा भी नहीं है। टीका का 1 या 2 वर्षों तक पश्चात बदलता है, और इसलिए तैयार टीका बदलते हुए स्ट्रेन से हमें सुरक्षा नहीं दे सकते। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जब तक नहीं बदल रहा है तब तक उस पर काम करेगा, लेकिन जैसे ही बदल जाएगा तो ये हम लोगों का जो टीका होगा वो हम लोगों का काम का कोई नहीं रह जाएगा।
दूसरा हम लोग बात करेंगे एस्टेरियसिस एस्केरियसिस एस्केरियसिस बीमारी के बारे में दिया हुआ है। एस्केरियसिस लम्ब्रिक्वाइडिस एक साधारण गोल कृमि, तो ये किसके कारण होता है? तो गोल कृमि होता है, छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है, जो हम लोग पेटों में भी पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में क्या रहता है? विद्यमान रहता है। सबसे पहले यहाँ पर लिख ही दिया है, अंतःपरजीवी के रूप में क्या होता है? विद्यमान होता है, मतलब ये हम लोग के शरीर के अंदर ही रहता है। इसके कारण मनुष्य में होने वाले रोग को एस्केरियसिस हम लोग कहते थे। इस रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्केरियसिस कहते हैं। ये साधारणतः बच्चों की आंत में अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो बच्चों के आंत में ही ये ज़्यादातर पाया जाता है, बच्चों में ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिलता है। इसके कारण बच्चा की वृद्धि और मानसिक विकास का प्रभाव देखने को मिलता है, उसका सही ढंग से मानसिक विकास नहीं हो पाता है। एस्केरियसिस की उपस्थिति में आँख की गुहा बंद हो जाती है। जो आँख का हम लोग का, जैसे मान लो कि ये आँख का गुहा है, खाली स्थान है, ये बंद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगर ये एस्केरियसिस रहेगा तो ये गोल कृमि या कीड़ा होता है, उसको बंद कर देता है। इससे पेट में दर्द होने लगता है और खाने की रुचि नहीं रह जाती है, खाने की रुचि भी खत्म हो जाती है। इस हालत में कभी कभी ऑपरेशन द्वारा इन्हें बाहर भी निकाला जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में ऐसा हो जाता है तब ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक, इसको हम एस्केरियसिस कहते हैं। तो इसको, इस बीमारी को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है हेडिंग डाल के। एस्केरियसिस शरीर के अंदर भ्रमण करते समय रक्त कोशिकाओं को भेजती है। रक्त कोशिकाओं को मतलब ये खराब करती है, किसी कारण मतलब भेजना मतलब उसमें छेद करना, ठीक। इसके कारण यह बाइल तक जो पित्त नली होता है, अग्नाशय नली, यकृत आदि से फंस जाते हैं, तो मनुष्य किसी भी खतरनाक रोग से पीड़ित हो सकता है अगर ऐसा होता है तब। अब इसका नियंत्रण के बारे में दिया है, इसको नियंत्रित कैसे करें। 12 घंटे उपवास के पश्चात रोगी को रिजोसिनोल की एक खुराक दी जाती है। इस दवा के सेवन से परजीवी नष्ट हो जाता है। अगर ये दवा खाया जाता है इससे परजीवी नष्ट हो जाते हैं और मरे हुए परजीवी कुछ जुलाब देकर मल के साथ क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। पहले दवा दिया जाता है उसको मरने के लिए, आपको जुलाब दिया जाता है जो क्या होता है, लेकिन लेटिंग द्वारा, पैखाना के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। टेट्राक्लोरोएथिलीन ये भी इसका उपचार है, एवं चिनोपोडियम के तेल के मिश्रण विशेष प्रभावी होता है इसके लिए। टेट्राजन और पिपराजिन हाइड्रेट आदि दवाएं भी इसके लिए लाभदायक होता है। कुछ दवा का भी नाम दिया हुआ है जिसके फायदेमंद होता है। अब इसका रोकथाम, मतलब ऐसे हम लोग कैसे इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। बीमारी हो जाने के बाद तो उसका इलाज वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रोकथाम, बच्चे में सफाई की आदत डालनी चाहिए, नाखून नियमित रूप से काटना चाहिए, घर की मिट्टी को मल से दूषित होने से बचाना चाहिए। नाखून हमेशा काटते रहना चाहिए, इसलिए नाखून में मिट्टी वगैरह फंसा रहता है, वही बच्चे लोग क्या करते हैं? मुँह में डाल देते हैं, मिट्टी के द्वारा ही वही गोल कृमि क्या होता है? शरीर में चला जाता है। भोजन करने के पहले हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब चीज़ें सेमी चीज़ें है, सब्जी वगैरह है, कुछ भी है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। और इसमें खास कुछ है नहीं। एक हाथी पाँव रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पैर वगैरह क्या हो जाता है? फूल जाता है, उसको हम लोग हाथी पाँव रोग कहते हैं। विचेरिया क्रॉपटाइल विचेरिया क्रॉपटाइल वयस्क होने पर मनुष्य की लसिका वाहिनियों और लसिका नोड में पाए जाते हैं। तो ये दिया हुआ है कि ये वयस्क मतलब क्या होता है कि जब 18 साल के बाद का ये जो होने लगता है उसको वयस्क कहते हैं। ये बीमारी तभी होता है उसके बाद ही देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है? मनुष्य की जो लसिका वाहिनी होता है या लसिका नोड होता है उसी में ये पाया जाता है बीमारी। इससे संक्रमित होने का अंतिम फल है हाथी पाँव रोग से ग्रसित होना। इस रोग से लसिका वाहिनियों और ग्रंथियों के समीपस्थ ऊतकों के सूत्रण और अतिवृद्धि के कारण, इसमें सूत्रण होता है, सूत्रण विभाजन और अतिवृद्धि होने लगता है, जिसके कारण पाँव बहुत अधिक फूल कर मोटा हो जाता है। फूले हुए पाँव की त्वचा झुर्रीदार हो जाती है
फूले हुए जो पाँव की त्वचा होती है वो पूरी तरह से झुर्रीदार हो जाती है, लटका और लटका दिखाई देने लगता है, जो सूखी होकर कहीं कहीं फट जाती है। कभी कभी ये फटने भी लगता है और इस स्थानों को जीवाणु संक्रमण भी कहते हैं। ये जीवाणु के कारण ही होता है। और कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो विचेरिया वान क्रोप्टाइल जीवाणु के कारण होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो लसिका वाहिनियों या लसिका नोड पर पाया जाता है। इसके कारण ही ये बीमारी देखने को मिलता है। देखो, तो यहाँ से इसको लिखना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। रोकथाम का बात करेंगे, इसके लिए कोई इलाज है कि नहीं? तो घर के आस, इसमें रोकथाम बताया गया प्रिवेंशन, तो घर के आसपास मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छर से भी होता है। यदा कदा रहने के घरों में DDT का एक छिड़काव होता है, वो कराना चाहिए। घर के आसपास जल संग्रह या घास पात की वृद्धि होने से रोकना चाहिए। रोगियों को यथासंभव इस प्रकार रखना ताकि नया मच्छर उनके संक्रमित न हो सके। मतलब जिनको हो चुका है, अब अभी से कि उनको कोई नया मच्छर काटेगा तो वो संक्रमित होगा, फिर वो दूसरे को फैलाएगा। वही मच्छर जाके फिर दूसरे को काट लेगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगा। तो रोगियों को उचित चिकित्सा कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर हेक्टाजन नामक दवा का कोई प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो ये सब कुछ दिया हुआ, इसका इलाज कर सकते हैं। दाग रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जिसको बोलते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म भी बोलते हैं। दाग रोग जो खुजली वगैरह होता है उसको हम लोग दाग रोग कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। कुछ कवक जो ट्राई कापाफाइन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्माहाइटन जेनेरा, ये सब कुछ कवक का नाम दिया हुआ है जिससे दाग रोग होता है। तो कवक के कारण हम लोग शरीर पर दाग रोग होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोग को खुजली वगैरह होता है वही कवक दाग रोग कहलाता है। ये त्वचा, नाखून आदि पर दिखाई, नाखून पर भी देखने को मिलता है, त्वचा पर भी देखने को मिलता है। नाखून भी इससे खराब हो जाता है, बहुत लोग का नाखून पीला हो जाता है। इसी सब कारण से होता है, कवक के कारण ही देखने को ये रोग मिलता है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जन्म संचारित रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में STD लिखते हैं। इसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? STD लिखते हैं। बेसिकली ये जो लैंगिक रोग होता है यौन संबंध बनाने के कारण होता है। मतलब जब एक मेल और फीमेल एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो उसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। और ये लगभग 30 प्रकार का अलग अलग लैंगिक संचारित रोग होता है, STD होता है। कुछ ईस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया से होता है, कुछ वायरस से होता है। तो ये सबसे होने वाला होता है। ईस्ट से भी होता है, ईस्ट जो होता है कवक होता है, उससे भी होता है, खुजली वगैरह का बीमारी देखने को मिलता है। कवक वगैरह से भी होता है। तो ये सब चीज़ें से इसका बीमारी, बैक्टीरिया वगैरह से भी होता है। तो ये सब चीज़ें प्रोटोजोआ से भी होता है। तो ये सब चीज़ों से ये बीमारी देखने को मिलता है। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, इस बीमारी के इलाज के लिए, STD जो बीमारी होता है इसमें मेन जो ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है वो एड्स बीमारी होता है, जो आगे हम लोग इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले भी डिस्कस किए हुए हैं हम लोग। तो इसका जांच के लिए इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट होता है STD का जांच, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जो जांच होता है ये लिखना जरूरी है और इसमें पूरा लिखना है। साधारणतः VDRL एक जांच होता है। ये कुछ जांच निम्नलिखित नीचे भी दिया हुआ है। संवर्ध द्वारा, माइक्रोस्कोप के विशेष रंजक द्वारा, DNA के संक्रमण के द्वारा, पॉलीमेरेज चैन प्रक्रिया PCR डायरेक्ट पूछा जाता है। विशेष प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी के जांच, जिसको एलिसा भी हम लोग बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है STD के जांच के लिए। ठीक, वैसे ही एड्स के जांच के लिए भी कौन कौन सा चीज़ें यूज किया जाता है। अब वही चीज़ लिखा है, रुधिर आधार संचारित रोग। रुधिर को रुधिर को एक रुधिर दूसरे शरीर में जाने के कारण जो रोग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है कौन सा होता है? एड्स रोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर बात करते हैं तो एड्स एक खतरनाक वायरस रोग है। ये एक वायरस से होने वाला रोग है और इस वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस हम लोग कहते हैं।
इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, HIV के नाम से हम लोग जानते हैं। वायरस के कारण एड्स वार ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग उत्पन्न होते हैं। तो यही रोग हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स का मतलब, एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये भी ध्यान में रखना है कि ये वायरस से होने वाले रोग हैं। इस अवस्था में शरीर के प्राकृतिक और प्रतिरक्षण व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिसको भी ये रोग हो जाता है उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है शरीर का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो हम लोग नर्वस सिस्टम होता है वो भी हम लोग का खत्म हो जाता है। जो काम करना हम लोग को अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है जब इस प्रकार की बीमारी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दवाओं से कुछ सालों तक जिंदा आदमी रह सकता है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर कोई इलाज अभी तक नहीं है। इसमें जो लक्षण होता है, तो लक्षण कैसे पता चलता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। लक्षण का बात करेंगे तो एड्स बीमारी के निम्नलिखित लक्षण है। अधिक दिनों तक बार बार क्या होता है, पेट का खराब होना। ये पहला लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिक दिनों तक क्या होगा, पेट खराब होते रहेगा। लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, जो लसिका ग्रंथि हम लोग का होता है वो क्या जाता है, फूल जाता है। कम शरीर के वजन कम होने लगता है। बीच बीच में बीमार होना तथा यत्र तत्र त्वचा पर घाव होने लगता है। कम काम करने पर भी थकान महसूस होने लगता है। बातचीत करने में भी कष्ट का अनुभव करना। धीरे धीरे स्मरण शक्ति, मतलब जो दिमाग होता है सोचने का, जो हम लोग का याददाश्त का, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये सब चीजें लक्षण होता है इसका समझने का। प्रसारण दिया हुआ है कि ये किस प्रकार से फैलता है। एक तो संभोग, मतलब जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो उसके जरिए फैलने का चांसेस रहता है। और दूसरा रुधिर आधान द्वारा, मतलब रुधिर, एक का रुधिर जिसको हुआ है वो रुधिर दूसरे के शरीर में चला जाए तो उसके कारण दूसरा ये देखने को मिलता है। रुधिर का हस्तांतरण बहुत ही आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। रुधिर का हस्तांतरण, जैसे किसी का ब्लेड यूज करते हैं, उस ब्लेड से किसी को कट गया, वही ब्लेड दूसरे का भी हम लोग दूसरे का भी दाढ़ी बनाने वगैरह में यूज कर लिए, तो अभ्यास है कि उसका ब्लड उस ब्लेड में आ चुका है, तो उसका जो विषाणु होगा, वो विषाणु जो वायरस होगा उसके वो ब्लड में रहेगा, वो उसके ऊपर रहेगा और दूसरे का यूज किया जाएगा। अगर उसका शरीर भी उससे टच हो जा रहा है तो वो विषाणु क्या हो जाएगा, उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसका कहाँ से देखने को मिलता है। अब देखो, अगर कोई गर्भवती महिला है और उसको ये बीमारी हो चुका है तो उसके बच्चे का भी ये बीमारी हो जाएगा। गर्भ में ही शिशु का संक्रमण हो जाता है अगर उस महिला को पहले से ये बीमारी है तो। अगर हम लोग इसका बात करेंगे नियंत्रण का, तो मनुष्य अब तक एड्स का नियंत्रण के लिए कोई टीका या औषधि का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में सफलता पाने का आशा रखता है। और अनैतिक यौन संबंध, और इसका बचने का तरीका क्या है, जो अनैतिक, मतलब जो नैतिकता नहीं हो, जो सामाजिक नहीं हो, ऐसा यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज से रोकथाम करने का ये उपाय है। एड्स से बचने का एक विशेष उपाय अनैतिक यौन संबंध, अभी हम लोग देखें कि नहीं बनाना चाहिए किसी से भी, ठीक। दूसरा है रुधिर आधान की रुधिरता। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक बार कोई ब्लेड के या इंजेक्शन का यूज कर लिया जाता है, वही इंजेक्शन दूसरे के लिए यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा नया का प्रयोग करना चाहिए। वही चीज लिखा हुआ है, एक बार जो प्रयोग सुई जो होता है, एक बार प्रयोग कर लिए फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। रेजर वगैरह होता है वो सब भी दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। मैथुन मतलब वही संबंध समय कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्शन के रूप में। अब आगे जो हम लोग पढ़ना है वो हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना है। हेपेटाइटिस बीमारी, हेपेटाइटिस यकृत में वायरस को संक्रमण करता है। ये भी वायरस ही होता है, और किसको ये संक्रमण करता है, तो यकृत को संक्रमण करता है। अधिकांश लोगों के अधिक शराब पीने से ये बीमारी देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, इन्हें स्टेन कहा जाता है, तो अलग अलग स्टेन देखने को मिलता है।
हेपेटाइटिस वायरस का। ठीक है, पहले हेपेटाइटिस में तो एक लाइन यहाँ पर ये जरूर लिख लेना है कि ये यकृत को संक्रमित करता है, ये वायरस जो होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो इसका बहुत सारे स्टेन देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस का अलग अलग ए स्टेन ए से होता है, हेपेटाइटिस बी स्टेन हेपेटाइटिस बी स्टेन से होता है। तो देखो हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। तो हेपेटाइटिस ए वाला स्टेन वायरस से होता है, और ए स्टेन बी वाले स्टेन का मतलब होता है उस वायरस का अलग अलग प्रकार होता है, रूप होता है, उसी में हम लोग स्टेन कहते हैं। अगर हेपेटाइटिस सी डी ई एफ और जी का बात करेंगे तो उसके लिए सेम नाम ही दिया गया है, सेम स्टेन के नाम से उसका हेपेटाइटिस का नाम दिया गया है। हेपेटाइटिस सी स्टेन सी से होता है, हेपेटाइटिस डी स्टेन डी से होता है, हेपेटाइटिस ई स्टेन ई से होता है, हेपेटाइटिस एफ स्टेन एफ से होता है, हेपेटाइटिस जी स्टेन जी से होता है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस बी रुधिर या लार से संक्रमित होता है। ये जो होता है वो दूषित पानी पीने से या भोजन से होता है। हेपेटाइटिस बी का बात करेंगे तो ये रुधिर में संक्रमण देखने को मिलता है, लार में संक्रमण देखने को मिलता है। अब इसको ये जो जिसको बीमारी होता है उसका जो यकृत होता है, लीवर जो होता है, वो क्या हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। ये पहला लक्षण देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस का प्रधान लक्षण त्वचा एवं आंखों को सफेद भाग का पीला हो जाना। अब देखो एक और अच्छा लक्षण बताया गया है जिससे पता चलता है हेपेटाइटिस के, जो त्वचा होता है और आंख होता है तो कैसा हो जाता है, सफेद भाग का पीला हो जाना। जो सफेद भाग होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है आंख का। इसे प्रचलित भाषा में जॉन्डिस के नाम से ठीक है। तो हेपेटाइटिस को ही प्रचलित भाषा में कौन सा बीमारी बोला जाता है, जॉन्डिस बीमारी बोला जाता है। तो अब ऐसा है कि इस केस में लीवर ही खराब होता है। ये खान पान से भी होता है। ज़्यादातर लोगों को देखने मिलता है तो हेपेटाइटिस ए ही देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस बी कम देखने। हेपेटाइटिस बी उसी को होता है जो शराब वगैरह का सेवन करता है। और भी कुछ लक्षण दिया हुआ है। रुधिर में बिलिरुबिन नामक पित्त कण का अधिक मात्रा हो जाता है। संपूर्ण शरीर आंखों का पीलापन देखने को मिलता है, शरीर पीला पीला होने लगता है। इस प्रकार से ये हेपेटाइटिस बी का लक्षण हम लोग को सिर दर्द करेगा, जॉन्डिस जिसको हम लोग बोलते हैं, सामान्य बुखार भी लगेगा, पीला रंग का मूत्र भी होगा, मूत्र का भी कलर कैसा दिखेगा, पीला ही दिखेगा। ये सब है हेपेटाइटिस बी का लक्षण। हेपेटाइटिस ए का लक्षण है सर। नियंत्रण, अति वसा, अधिक प्रोटीन, अधिक मिर्च मसाला, ये सब चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए। अति साधारण कार्बोहाइड्रेट भोजन करना चाहिए। अति साधारण जो कार्बोहाइड्रेट भोजन है वो हम लोग खाना चाहिए। कभी कभी अब ऐसे तेल वगैरह ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, सबसे लीवर पर असर पड़ता है जिससे हेपेटाइटिस बीमारी, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। कभी कभी इंटरफेरॉन की सुई लगानी चाहिए इससे बचने के लिए। रोकथाम के लिए इसका इलाज भी किया जाता है। अति स्वच्छता एवं साधारण दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, मतलब ज़्यादा तेल पक वगैरह चीज़ें नहीं खाना चाहिए पकवान में। सर्वदा पानी को यूवी किरणों से साफ कर पीना चाहिए, तो वही यूवी किरण की यूज करके पानी को साफ करके पीना चाहिए। ईख का रस मूली के साथ गुड़ के सेवन करना चाहिए। ईख का रस मूली के साथ गुड़ का भी सेवन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोने का सलाह देना चाहिए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर रोकथाम किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगता है। रुधिर की जांच पश्चात ही उस रुधिर को चढ़ाना चाहिए, मतलब कोई अगर किसी को खून का जरूरत है तो उस खून को पहले जांच कर लेना चाहिए, तभी जाकर लेना चाहिए, नहीं तो उससे भी होता है। अब जो बीमारी है रेबीज के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है। घातक रेबीज, ये रेबीज वायरस से ही होता है। ये क्या होता है, तो रेबीज वायरस से ही होता है। घातक रेबीज वायरस से रेबीज रोग उत्पन्न होता है। यहाँ तक लिख लेना है सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम पहले बोले थे कि बायोलॉजी में शॉर्ट नोट ही लिखवा सकते हैं, पूरा हम लोग इसको भर कर नहीं लिख सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज वायरस के देखा था। यह वायरस कुत्ते, चमगादड़ और गीदड़ इत्यादि के जंतुओं में पाया जाता है। तो ये सब जंतुओं में ये वायरस पाया जाता है। कोई भी रेबीज जंतु जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसके लार के साथ वायरस उस मनुष्य के शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे कुत्ता काटता है तो लोग उसके लिए इंजेक्शन दिलाते हैं ना,
तो ये इसी कारण से दिलाते हैं कि जो रेबीज वायरस है वो खत्म हो जाए, इसलिए कि अगर नहीं दिलाएंगे तो वो बहुत खतरनाक होता है, बाद में जाकर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। कोई भी रेबीज जंतु जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसको लार के साथ, वही अभी हम यहाँ पर देख रहे चला जाता है और प्रवेश कर मस्तिष्क में चला जाता है, ये मस्तिष्क में वायरस चला जाता है और मनुष्य इस रोग में बहुत बेकार की बीमारी है बोल सकते हैं। मनुष्य केंद्रीय तंत्रिका पर भी इसका लार में चला जाता है और इस रोग से ग्रसित रोगी मनुष्य 3 से 5 दिनों में ही मर जाता है। कभी कभी यह रोग संक्रमण के 1 वर्ष के पश्चात भी हो सकता है। जब संक्रमण हुआ होगा तो हमको हो सकता है कि लक्षण 1 साल बाद भी दिखे, इसलिए बोला जाता है जब कुत्ता काटता है किसी को तो हो सकता है कि वो बीमारी हम लोग को अभी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में आने वाले साल में हम लोग को नजर आएगा। लक्षण के बारे में दिया कि सिर दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, सामान्य जुकाम देखने को मिलेगा, बुखार, काटे हुए स्थान पर काफी दर्द होगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, तो ये सब लक्षण ज्यादातर देखने को मिलता है। रोगी जल से भय करने लगेगा, उसको डर लगने लगेगा जल के पास जाते ही। इस रोग से हाइड्रोफोबिया भी कहते थे। इस रोग को हम लोग जिसको जल से डर लगने लगता है उसको हाइपोफोबिया कहते हैं। इस रोग का कोई विशेष दवा इसके लिए कोई नहीं बनाया गया है। रेबीज जानवर को काटने से उस स्थान पर तुरंत साबुन और पानी से धोना चाहिए एवं एंटी रेबीज सीरम देना चाहिए। एंटी रेबीज सीरम उसको देना चाहिए। फिर HDFCF NRVA का टीका 5 दिन के अंदर लगवाते हैं। इसके लिए जो टीका लगवाया जाता है HDCV टीका और RVA टीका लगवाया जाता है, 5 दिनों के अंदर लगवाना चाहिए। इस टीका का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। इस बीमारी को रोकथाम के लिए पालतू जानवरों जैसे कुत्ता बिल्ली एंटी रेबीज टीका देने के बाद ही घर में रखना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि जो भी पालतू जानवर हम लोग रखते हैं कुत्ते या बिल्ली को, तो उसको एंटी रेबीज टीका आता है उसको पहले दे दिया जाए तब रखना चाहिए, तब हम लोग को उससे काटने से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये पूरा था हम लोग बीमारी के बारे में, बीमारियों का नाम था और किस प्रकार से होता है, उसका लक्षण क्या होता है, हम लोगों ने साफ साफ यहाँ पर देखे। अब जो आगे का टॉपिक जो पढ़ना है वो असंक्रामकता या प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। उस चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।